जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस का, एयर एम्बोलिज्म का, है ना। जो कॉम्प्लिकेशन है वो आज एयर एम्बोलिज्म के बारे में बात करेंगे। एयर एम्बोलिज्म हम लोग का ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि वो टेक्निकल भी हो सकता है और पेशेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। टेक्निकल एंड पेशेंट से संबंधित दोनों हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म का मतलब है कि एयर मेडिकल टर्म है, एयर जो है अंदर चला जाना, या तो शरीर के अंदर चला जाना, या डायलिसिस का जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट रहता है, ये जो मशीन है और इसके साथ में जो पेशेंट, ये पेशेंट है तो इसके साथ में जो कनेक्ट रहता है पाइप, ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट हो गया। तो अगर ये पाइप में चला गया एयर, या फिर ये मरीज के अंदर चला गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म। अगर ये बाहर रहेगा तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल एयर एम्बोलिज्म, अगर मरीज के अंदर चला जाएगा तो वेनस एयर एम्बोलिज्म, क्योंकि एयर जब भी जाएगा वो वेन में जाएगा, है ना, आर्टरी में नहीं जाता है, क्योंकि वेन हम लोग ऊपर रहता है। एयर एम्बोलिज्म होने के कारण हम लोग जानेंगे। मशीन ज़्यादातर इसका रिस्क रहता है कि टेक्निकल से ही इसका एयर एम्बोलिज्म होता है। एम्प्टी आईवी बैग, अगर आपका जो मशीन के ऊपर जो यहाँ पे आईवी एक लटका हुआ रहता है ना, जब हम लोग नॉर्मल सलाइन जिससे प्राइमिंग करते हैं या ब्लड प्रेशर कम हो जाने पे फ्लशिंग वगैरह करते हैं, तो अगर वो क्लैंप अगर खुला रह गया गलती से बाई मिस्टेक, तो वो एम्प्टी हो जाएगा और उसकी वजह से एयर चला जाएगा। एयर लीक इन ब्लड लाइन, अगर मान लीजिए कि आपका कोई ब्लड लाइन जैसे कि कहीं से किंग रहते रहते कट गया थोड़ा सा, या फिर कोई उसको नीडल से कहीं से अगर गलती से प्रिक हो गया, जैसे होता है ना कि हम लोग जो इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो यहाँ पे देने के बजाय अगर इधर कहीं पिक हो गया तो वो हो जाएगा, और कोई बताया नहीं, स्टाफ डर के मारे, ट्रेनिंग स्टाफ है जो भी है, लेकिन वो एयर एम्बोलिज्म चला जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी गलती होगा तो अपने सीनियर को ज़रूर बताना है डायलिसिस यूनिट में, है ना। इसके बाद क्या है, एयर डिटेक्टर नॉट आर्म्ड, अगर आपका एयर डिटेक्टर अलार्म जो है हम लोग का जो मशीन में रहता है, एयर लीक डिटेक्टर अलार्म वाला रहता है, अगर वो सही नहीं है, अगर वो ख़राब है, इसीलिए क्या है कि हेमोडायलिसिस स्टार्ट करने से पहले मशीन का जो टेस्ट होता है उसको पास करना एकदम अनिवार्य है। उसको कभी ओवरराइड नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में सही है कि ख़राब है। और जब आप पेशेंट कनेक्ट कर दीजिएगा, जब स्टार्ट कर दीजिएगा और वो प्रॉब्लम पता नहीं रहेगा, तो फिर कई तरह का दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो एयर डिटेक्टर नॉट आर्म्ड। लूज कनेक्शन, अगर जो हम लोग कनेक्ट करते हैं एक दो जगह, अगर वो लूज हो गया, जैसे डायलेजर में कनेक्ट करते हैं, फिर पेशेंट से कनेक्ट करते हैं, या फिर ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर में कनेक्ट करते हैं, तो अगर कहीं से लूज रह गया तो वहाँ से एयर आ सकता है। सेपरेशन ऑफ ब्लड लाइन, सेपरेशन ऑफ ब्लड लाइन का मतलब हो गया कि अगर वो अलग अलग हो जाए, जैसे कि हम लोग कैथेटर से कनेक्ट किए या आईवी लाइन से कनेक्ट किए, अगर आर्टरी वाला से अगर वो सेपरेट हो गया तो वहाँ से तो पूरा एयर चला आएगा, है ना। इसके बाद है पेशेंट इन वाइल कैथेटर इज ओपन टू इनहेल, यहाँ पे IN लिखना थी होगा ना, पेशेंट इनहेल, पेशेंट इनहेल्स वाइल कैथेटर इज ओपन टू एयर, अगर पेशेंट आपका इनहेल करता है, मतलब इनहेलेशन का मतलब होता है अगर पेशेंट आपका सांस लेता है, कब, जब कैथेटर का हम लोग जैसे कभी कैथेटर का ड्रेसिंग करते हैं, और क्या होता है कि जो कैथेटर का ड्रेसिंग करते समय अगर उसका ढक्कन और क्लैंप हम लोग दोनों खुला छोड़ के अगर 1-2 सेकंड के लिए भी खुला छोड़ दिए, अगर उसको सिरिंज वहाँ नहीं लगाए और पेशेंट अगर उस दौरान सांस ले लिया, तो क्या होता है, कैथेटर से डायरेक्ट एयर अंदर जा सकता है। इसीलिए हम लोग को क्या है कि कैथेटर को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है, उसको हम लोग को अगर क्लैंप खोलेंगे, वहाँ पे ढक्कन खोल दिए, अगर क्लैंप खोलेंगे तो पहले उसको सिरिंज लगा के रखेंगे। ठीक है। प्री सेफ्टी चेक्स नॉट डन, अगर हम लोगों ने डायलिसिस स्टार्ट करने के पहले कुछ सेफ्टी होते हैं, अगर उसको हम लोगों ने चेक नहीं किया, जैसे कि मशीन का टेस्ट पास नहीं कराया, उसके वजह से हो सकता है। प्राइमिंग करने के दौरान अगर हम लोगों ने केयरफुली प्राइमिंग नहीं किया, अगर प्राइमिंग के दौरान भी कहीं कहीं अगर लाइन में अगर एयर लीक रहता है तो पता चल जाता है कि इसमें लीक हो रहा है। ठीक है, और एयर पूरी तरह से फ्री नहीं होता है, तो अगर हम लोगों ने इन सब चीज़ों में लापरवाही बरती तो हो सकता है कि एयर डिटेक्टर अलार्म जो है करने लगे और आपका एयर लीक हो जाए। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि एयर जो है एम्बोलिज्म हो चुका है, तो हम लोग जानेंगे लक्षण में। लक्षण जैसे कि दोनों में दिखेगा ना, मशीन में क्या दिखेगा और मरीज में क्या दिखेगा। तो मशीन में सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगा कि एयर लीक अलार्म आएगा आपका, अगर सही है तो, अगर वो सही नहीं है तो एयर जाएगा। अंतिम में आपको फिर क्या दिखेगा, एयर फॉर्म दिखेगा, कहाँ पे, वेनस लाइन में। जैसे कि इसको अब हम मिटा देते हैं, है ना, इसको तो
ये जैसे कि डायलेजर हो गया हम लोग का, और डायलेजर के पहले एक चेम्बर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी चेम्बर, और डायलेजर के बाद एक चेम्बर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेनस चेम्बर। तो एयर अगर आपका आ रहा है तो सबसे पहले वो आर्टरी चेम्बर में आएगा। यहाँ पे एयर जो है सो कि आपका बबल्स दिखने लगेगा, ठीक है। अगर इसमें से भी एयर पास, बहुत ज़्यादा एयर हो गया और पास कर गया तो आपका डायलेजर में आ जाएगा। डायलेजर से होते होते फिर वो वेनस लाइन में आएगा, और जब वेनस लाइन में आ जाएगा और इसका जो लिमिट है, अगर वो लिमिट क्रॉस किया तो फिर अलार्म आएगा, और अगर अलार्म नहीं आया तो फिर क्या होगा कि ये सीधा फिर पेशेंट का बॉडी में इन चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग का अलार्म आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना दूर आएगा, यहाँ तक आएगा, तब तक तो आप जान ही जाइएगा कि एयर आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा देखते रहते हैं। इसीलिए जो है हमेशा कहा जाता है कि डायलिसिस यूनिट में रहते हुए पेशेंट साइड में घूमना चाहिए, डायलिसिस मशीन को देखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायलिसिस स्टार्ट कर दिए और 4 घंटा के लिए निश्चिंत हो गया, ऐसा नहीं करना है ना। तो लक्षण हम लोग का मशीन में जो दिखेगा, या तो एयर लीक डिटेक्टर का अलार्म आ जाएगा, या फिर एयर फॉर्म दिखेगा आर्टरी चैम्बर में, वेनस चैम्बर में। मरीज में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अगर मरीज में चला गया एयर, तो अगर यहाँ से पार होकर के मरीज में अगर एयर चला गया तो क्या है, कफिंग होगा, उनको खांसी होने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस हो जाएगा, सांस लेने में उनको दिक्कत होने लगेगी, चेस्ट पेन हो जाएगा, छाती में जो है दर्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छाती, अगर एयर जाएगा शरीर के अंदर तो हार्ट में भी जा सकता है और वो अपना फंक्शन में उसका प्रॉब्लम होगा, तो चेस्ट पेन हो सकता है। टैकीकार्डिया, हम लोग का हार्ट बीट जो है बढ़ सकता है। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट नॉर्मल रेंज से बढ़ जाना, और अगर नॉर्मल रेंज से घट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, ये सब मेडिकल टर्म है, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। अगर नॉर्मल रेंज से हार्ट बीट अगर ऊपर बढ़ जाता है, जिससे हम लोग 60 से 100 बीट पर मिनट है ना, तो अगर मान लीजिए 100 से 115 120 हो गया, उसको बोलेंगे टैकीकार्डिया। और 60 से अगर नीचे हो गया, 40 आ गया या 30 आ गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। तो टैकीकार्डिया हो सकता है एयर एम्बोलिज्म का केस में, हार्ट बीट हम लोग का जो है बढ़ सकता है। कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब आप पेशेंट जो है वो कन्फ्यूज हो जाएगा, कन्वल्सन भी आ सकता है, उनको सीजर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो लक्षण दिखेगा। अगर ट्रीटमेंट की बात करा जाए तो ट्रीटमेंट हम लोग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एयर एम्बोलिज्म को। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको लगे कि मशीन में एयर चला गया है तो आप सबसे पहले ब्लड पंप को स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। ब्लड पंप को स्टॉप करने से क्या होगा कि अब और एयर नहीं आएगा, तो आपको जितना एयर आ गया है उसको अब रिमूव करना है। क्लैंप ब्लड लाइन को क्लैंप कीजिए और स्टॉप ब्लड पंप, दोनों साथ में होगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि पहले क्लैंप कर दिए तब तक तो खिंचाते रहेगा, पंप चलते रहेगा, दोनों साथ में होगा। ब्लड लाइन को क्लैंप कर दिए और स्टॉप ब्लड पंप कर दिए, उसके बाद क्या है, उसमें से एयर निकालने का प्रोसीजर है, वो हम मशीन में जब रहेंगे सामने तो हम आपको बताएंगे। इसके बाद क्या है कि सिम्टम ट्रीटमेंट, जैसे ट्रीटमेंट क्या करना है, सिम्टम का करना है। मान लीजिए कि आपका कुछ सिम्टम आ रहा है, जैसे कि कफिंग आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस आ रहा है, तो आपको पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। अगर चेस्ट पेन हो रहा है या टैकीकार्डिया हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना है, ठीक है। वैसे नॉर्मल अगर आप देख लिए और कन्फर्म है आप कि पेशेंट का बॉडी में थोड़ा बहुत एयर गया है, तो तुरंत आप उनको क्या कीजिए, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में देना चाहिए, है ना। ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन क्या होता है ये हम आप लोग को बताए थे, तो ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन क्या होता है ये कमेंट में आप हम लोग को बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर एयर एम्बोलिज्म हो गया, अगर आपको लग रहा है कि मरीज के बॉडी में एयर चला गया, तो आपको ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन देना है, और उनको लेफ्ट साइड में जो है उनका बॉडी, जैसे मान लीजिए ऐसा फ्लैट लेटा हुआ है, ठीक है, तो उनको ऐसे करके ऐसे पेशेंट है ना, तो ऐसे करके लेफ्ट साइड में उनको लेटा देना है, ताकि जो है अगर मान लीजिए कि पेशेंट इसे लेटा हुआ है और अगर एयर उसका बॉडी में यहाँ पे घुस गया, ठीक है, अगर आप उसको ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में दे दीजिएगा, अगर आप उसको ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन क्या होता है ना, अगर ऐसे हो जाएगा तो एयरवा जो है ये ऊपर चला गया, यानी कि पैर साइड में चला आएगा, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड में कर दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि ऐसा है और हार्ट अगर यहाँ है और अगर उसको एयर भी घुस गया है शरीर में, यहाँ मान लीजिए बीचों बीच में एयर है, तो अगर आप उसको लेफ्ट साइड में कर दीजिएगा तो एयरवा जो है इधर आ जाएगा, तो हार्ट साइड में नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि खतरा जो है थोड़ा कम हो जाता है और हम लोग को टाइम मिल जाता है उसको मैनेजमेंट करने का। तो एयर एम्बोलिज्म ये है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन के बारे में।
हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है डायलेजर रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। डायलेजर रिएक्शन क्या होता है? डायलेजर रिएक्शन मतलब कि अगर हम लोगों ने नया डायलेजर लगाया या रीयूज डायलेजर लगाया और पेशेंट को अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है पहले कि एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि डायलिसिस में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन का जो सिम्टम है वो लगभग सामान्य होता है। ठीक है, तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनको क्यों ये सिम्टम आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पता लग गया कि डायलिजर रिएक्शन की वजह से आ रहा है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला कि फर्स्ट यूज सिंड्रोम, एक बोलते हैं FUS, फर्स्ट यूज सिंड्रोम। अगर किन्हीं पेशेंट को आप नया डायलिजर से स्टार्ट किए हैं और उनको अगर इस तरह का लक्षण वाला दिक्कत आ रहा है, लक्षण मैं बताऊंगा अभी, तो आप समझ लीजिए कि इनको डायलिजर का प्रॉब्लम हो रहा है। या हाइपर सेंसिटिविटी टू मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन हाइपर सेंसिटिविटी हो गया है, ठीक है, उसके वजह से डायलिजर रिएक्शन हो सकता है। तो लक्षण में क्या है कि आपका बैक पेन होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, हाइपोटेंशन में जा सकते हैं, चिल्स एंड फीवर, कपकपी हो सकता है, एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा आपको बुखार के साथ में, और ईचिंग हो सकता है, और रेडनेस शरीर में आ सकता है कहीं कहीं पे। ठीक है, या हो सकता है कि आपका जीभ में रेडनेस आ जाए या शरीर में कहीं पे रेडनेस आ जाए। तो अगर लक्षण में बात किया जाए तो ये सब सारा चीज़ है, बैक पेन, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन। अब वोमिटिंग वगैरह तो ये सब सामान्य है, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आपको वोमिटिंग लगेगा, गर्मी जैसा लगेगा, स्वेटिंग आएगा। ठीक है, तो ये सब लक्षण आएगा। तो अगर और इसका अगर ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो हम लोग को अगर पता लग जाए कि ये डायलिजर रिएक्शन है तो तुरंत हम लोगों को डायलिसिस स्टॉप कर देना चाहिए। हेमोडायलिसिस क्या है, तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए, और ट्रीट सिम्टम, जो सिम्टम उनको आ रहा है उसके हिसाब से हमको उनको ट्रीट करना चाहिए। अगर हाइपोटेंशन हुआ है तो हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट देंगे, अगर उनको वोमिटिंग हो रहा है तो उनको वोमिटिंग का ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अगर उनको चिल्स एंड फीवर आ रहा है तो उनको हम लोग चिल्स एंड फीवर का ट्रीटमेंट देंगे। प्रिवेंशन में अगर देखा जाए तो हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट, अगर हम देख ले कि उनको डायलिजर रिएक्शन हो रहा है तो एक बार नहीं 2 बार, हमेशा डायलिजर अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उनका जो नया वाला डायलिजर है उसको भी हम लोग रीयूज करके लगाएंगे, है ना। माने उनको न्यू डायलिजर से कभी डायलिसिस नहीं करेंगे क्योंकि उनको फर्स्ट यूज सिंड्रोम हो रहा है। ठीक है, तो न्यू डायलिजर से नहीं करेंगे, उस डायलिजर को भी हम लोग रीयूज कर देंगे। और सेकेंड जो है प्रॉपर प्राइमिंग ऑफ रीयूज एंड न्यू डायलिजर। जब भी किसी का भी हम लोग डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तो प्राइमिंग जो है वो पूरा प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जल्दी हड़बड़ी में प्राइमिंग कर दिए, ऐसा कितना टाइम लगता है। आप अगर जल्दबाजी में प्राइमिंग करके अगर टाइम बचा भी लीजिएगा तो 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्राइमिंग होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट सबको दिक्कत हो सकता है और डायलिजर रिएक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानेंगे। हाँ, तो हम लोग अब देखेंगे ब्लड लॉस के बारे में। ठीक है, ब्लड लॉस ड्यूरिंग डायलिसिस, इसको क्या, ब्लड लॉस को एक और क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, एक्ससैंग्यूनेशन। ठीक है, तो अगर ब्लड लॉस हो गया ड्यूरिंग डायलिसिस तो हम लोग उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे। ब्लड लॉस होने के पहले कारण क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम लोग ये देख लेंगे तो हम लोग को उसका प्रिवेंट करने में भी बहुत आसानी होगा। कारण है ब्लड लाइन सेपरेशन। अगर आपका ब्लड लाइन जहाँ से जुड़ा हुआ है, या तो कैथेटर से जुड़ा हुआ है या AVF से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग अलग हो जाएगा, वो लूज कनेक्शन है वो अलग हो जाएगा, तो क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। नीडल डिसलॉजिंग फ्रॉम एक्सेस, मान लीजिए कि ये आपका हाथ है या ये गर्दन है, यहाँ से हम लोग ऐसे नीडल लगाए हैं, ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करके ये कर दिए हैं। तो पहला है कि ब्लड लाइन सेपरेशन, अगर यहाँ से सेपरेट हो गया। दूसरा है कि नीडल डिसलॉजिंग फ्रॉम एक्सेस, अगर यहाँ पे अगर आप अच्छे से माइक्रोपोर से लगा के उसको फिक्स बढ़िया से नहीं किए हैं और अगर ये यहीं से निकल जाएगा तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि AVF में बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है। ठीक है, रप्चर ऑफ एक्सेस, जैसा एन्यूरिज्म हो गया। एन्यूरिज्म आप लोग जानते हैं क्या होता है। एन्यूरिज्म एक तरह का जैसे कि बैलून टाइप का बन जाता है हम लोग का AV फिस्टुला में, जो हाथ रहता है, मान लीजिए कि वेन गया हुआ है यहाँ पे फिस्टुला, तो ये वाला क्या होता है ना कि वेन यहाँ पे फूल जाता है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। अगर ये जो है ना ये बहुत पतला हो जाता है, अगर ये फट गया आपका अचानक से तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये तो तुरंत आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना होगा, एकदम इसको बहुत ज़ोर से दबा के, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। और लूज डायलेजर कैप, अगर डायलेजर जो होता है हम लोग का, ये जो यहाँ पे कैप रहता है ना, अगर ये लूज है तो यहाँ से भी ब्लड लॉस आपका धीरे धीरे हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत ज़्यादा जब ब्लड लॉस हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो इतने सारे कारण हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग कैसे ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तुरंत हम लोग डायलिसिस को स्टॉप करेंगे। डायलिसिस क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ब्लड लॉस, आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, कैथेटर से हो रहा है या फिर एक्सेस निकल गया है या फिर डायलिजर का लीक हो रहा है या फिर हेपारिन लाइन खुला रह गया है वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देन रिटर्न ब्लड इफ़ पॉसिबल नॉट कंटामिनेटेड, अगर ब्लड लीक हो गया है उनका बहुत ज़्यादा तो हम लोग क्या करेंगे कि ब्लड को रिटर्न करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शरीर से ऑलरेडी ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर हो गया है और फिर भी अगर हम लोग डायलिसिस चालू रखते हैं और उनका अगर बीपी वगैरह डाउन हो जाएगा तो उनको दिक्कत होगा, तो हम लोग ब्लड रिटर्न करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर ब्लड कंटामिनेट हो चुका है, माने अगर लीक होने का, जैसे मान लीजिए कि डायलिजर कैप में से लीक हो रहा है तो आप धीरे धीरे करके रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेस डिसलॉजमेंट हो गया है, जैसे मान लीजिए एक्सेस यहाँ से निकल गया है तो ये तो बहुत सारा एयर भी अंदर चला जाएगा ना ब्लड में, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्टामिनेट हो जाएगा, तो उसको नहीं हम लोग को रिटर्न करना है। प्रिवेंशन में अगर देखेंगे तो हम लोग प्रिवेंशन में सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, मॉनिटर केयरफुली, क्योंकि इसका प्रिवेंशन कोई कैसे कर सकता है। या तो आप प्री सेफ्टी चेक कीजिए, अगर कैथेट नीडल लगाए हुए हैं तो उसको अच्छे से आप कवर कीजिए माइक्रोपोर से, कैथेटर है तो उसको आप अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह करके फिक्स कर दीजिए, डायलिजर का कैप है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए कि वो टाइट है कि नहीं टाइट है, ठीक है। तो ये सब प्रिवेंशन कर सकते हैं और बीच बीच में जाके देखना है, पेशेंट साइड में ही घूमते रहना है, मॉनिटर केयरफुली करना है, ताकि अगर ब्लड लॉस हो भी तो हम लोग को पता चले कि ब्लड लॉस हुआ है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा होने, अगर थोड़ा सा होगा तो 5-10 ml में तो भी पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आज जो है डायलिसिस का जो कॉम्प्लिकेशन का चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। पेशेंट से रिलेटेड और टेक्निकल से रिलेटेड सारा कॉम्प्लिकेशन हम वीडियो में 4-5 वीडियो में जो है बता चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम बनाएंगे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का जो है वो हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हर चैम्बर का अलग अलग काम होता है, तो क्या क्या काम होता है, हार्ट में ब्लड आता कैसे है, हार्ट से ब्लड जाता कैसे है, ठीक है, ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके आता है। तो ये सब सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।